Hello all, my name is Ankit. Welcome back. So today in this video, I'm gonna pick one question from the comment section and I'll try to answer to that particular question. Question is why we use add auto void annotation over the constructor. और हम डायरेक्टली जबकि प्रॉपर्टीज के लेवल पे ऑटो वायरिंग कर सकते हैं तो फिर कंस्ट्रक्टर के साथ ऑटो वायरिंग करने का रीजन क्या है, उसके बीच में वर्सेस पूछा गया है। तो चलिए मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ गाइस। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, कोई भी प्रोजेक्ट कंसोल बेस्ड। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी सिंपल सी, और यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ पैकेज क्रिएट करने वाला हूँ। लेट्स से पैकेज कंट्रोलर एंड उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट लेट्स से सर्विस, लेट्स से यस सर्विस, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक और रहेगा लेट्स से रैपो, ठीक है। एक्चुअली जिसके अंदर हम डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें कर रहे होंगे, बट एग्जैक्टली नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाले हैं, सिंपल रखेंगे। तो लेट्स से मेरे पास है डेटा लेयर, ठीक है। इमेजिन दैट डेटा लेयर, और उसके बाद हमारे पास इमेजिन कर लो, अच्छा डेटा लेयर क्रिएट करने से पहले मैं इसको अभी पैरल नहीं क्रिएट करता हूँ, सिंपल रखता हूँ। पहले हम सर्विस लेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स से न्यू एंड जावा क्लास, लेट्स से सर्विस लेयर, जहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखते हैं हम बेसिकली, ठीक है, एज यूजुअल, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से व्हाट सर्विस एनोटेशन, और यहाँ पे लेट्स से व्हाट पब्लिक स्ट्रिंग गेट रिजल्ट, गेट डेटा रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है। डेटा रिजल्ट कोई भी मैं नेम दे दो यार, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से हेलो ऑल, ठीक है, समथिंग। उसके बाद गए मैं एक सिंपल सा कंट्रोलर क्रिएट करूंगा, लेट्स से होम कंट्रोलर, ठीक है। और इसको मैं एनोटेशन यूज करूंगा रेस्ट कंट्रोलर, एंड उसके बाद गेट मैपिंग यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग एंड व्हाट होम, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। एंड यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे व्हाट, सबसे पहले यहाँ पे एक मुझे सर्विस लेयर को एक्सेस करना होगा। सर्विस लेयर लेट्स से व्हाट सर्विस लेयर यार, ठीक है, सर्विस लेयर एंड या तो यहाँ पे सर्विस लेयर लेट्स से दिस वन, एंड यहाँ से मैं सर्विस लेयर को एक्सेस करूँगा। ऑब्वियसली बड़ा ही सिंपल है गाइस। तो यहाँ पे ऑटो वाइड कर रखा है, इमेजिन दैट कि यहाँ पे ऑटो वाइड कर रखा, और यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटो वाइड कर रखा है, आई मीन सॉरी, ठीक है। तो ये सिंपल सी क्लास थी सर्विस लेयर, और इसके इस पर्टिकुलर गेट डेटा रिजल्ट को हमें एक्सेस करना है। तो डेफिनेटली मेरे को इसको बीन के अंदर रजिस्टर करना होगा, क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो इसको मैंने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड सर्विस एनोटेशन के थ्रू रजिस्टर कर दिया, क्योंकि ये स्टेरियोटाइप एनोटेशन है जिसने ऐड कंपोनेंट को इनहेरिट कर रखा है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे ऑटो वायरिंग कर दी है ताकि इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाए, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हमें मिल जाए, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको रिलॉन्च करूँ या फिर रन करूँ आई मीन एप्लीकेशन को, तो यू कैन गेट द आंसर ओवर द स्क्रीन। लेट्स से बाय डिफॉल्ट 8080 पोर्ट नंबर होगा, डेफिनेटली यू विल गेट आंसर हियर, या यू विल गेट आउटपुट हियर। नाउ अगर हम वापस आते हैं गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ सही है, वैसा ही है। अब क्वेश्चन ये था कि यार ऐड ऑटो वाइड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा इमेजिन करो गाइस, ये हमारे पास इमेजिन दैट, जस्ट सिंपल इमेजिन दैट कि हमें अभी क्या है, और ये ऐड ऑटो वाइड इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले ये समझना होगा, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो बाय डिफॉल्ट आई मीन हर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होता है, विच इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ होगा इंटरनली। उसके प्रूफ के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, पब्लिक सर्विस लेयर को यहाँ पे करके दिखा दें मैसेज साउट, लेट्स से आई एम डिफॉल्ट, वट एवर यू कैन से दैट डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिलॉन्च करूँ तो इमीडिएटली आपको कंसोल पे दिखेगा, क्योंकि इमीडिएटली जो है ये बीन जो है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर रजिस्टर होगी, तो कंसोल के अंदर इमीडिएटली आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा जैसे ही कंपाइल हो जाएगी एप्लीकेशन। सो नाउ यू कैन सी हियर। अगर आपको इमीडिएटली नहीं करवाना है तो आपको लेजी एनोटेशन के साथ जाना होता है उस केस में, तो अभी वो टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि इंटरनली ये वाला कॉल हो रहा है, ठीक है, ओके, सिंपल है। अब गाइस मैं आपसे अगर पूछूं सिंपल वर्ड में, इमेजिन दैट ये अभी नहीं है, ठीक है, इमेजिन, सिंपल आंसर करना। मैं ऑटो वायर्ड का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब बताओ यार इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे। ऑब्वियसली गाइस जो इंटरनली ऑटोमेटिकली जो कॉल हो रहा था, मतलब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसी का मतलब समझ लो
ये हो या ना हो, ऑब्वियसली ये नॉन पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। अगर है तो मतलब नहीं क्रिएट होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर नॉन पैरामीटराइज आपने क्रिएट कर रखा है तो डेफिनेटली, या फिर किसी टाइप का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रखा है पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज, तो डेफिनेटली वो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होगा। नाउ तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यू एंड सर्विस लेयर। तो यार बैकग्राउंड में अगर नॉइज है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना गाइस। तो यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एब्सोल्युटली, और इसके बाद अगर इसको रिलॉन्च करोगे तो अगेन आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ समझना, कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कॉल क्यों करते हैं। जब कॉल करते हैं जब हमको लगता है किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन उसके जो अंदर फील्ड्स हैं या फिर हैजर रिलेशन में जो भी क्लास टाइप के वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यूज को सेट नहीं करना है, देन यू कैन गो विथ डिफॉल्ट अप्रोच, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। लेकिन इमेजिन दैट कि इसके अंदर मेरे पास एक क्लास है डेटा लेयर, इमेजिन दैट, जो कि अभी क्रिएट नहीं की है। लेट्स से यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, डेटा लेयर। देन गाइस यहाँ पे लेट्स से पब्लिक व्हाट, यार ये क्या कर रहा हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग गेट डेटा, लेट्स से एक मेथड बना देते हैं यहाँ पे सिंपल सा, और यहाँ पे रिटर्न करते हैं लेट्स से हेलो एवरीवन, लाइक दैट, एवरीवन, ठीक है। लेकिन अभी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो बताना है, डोंट वरी, तो अभी वीडियो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ गाइस यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अच्छा यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब देखो यहाँ पे एरर देखने को मिल गई, रेड लाइन जनरेट हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि भैया इस पर्टिकुलर सर्विस लेयर का ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होगा। अभी ये एरर क्यों दे रहा है, 1 सेकेंड, प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ पे दे रहा है, जस्ट मिनट, इसको मैं यहाँ से कॉमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस क्या होगा कि आप सर्विस लेयर का ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होगा जब आप इस कंस्ट्रक्टर के, क्योंकि अब यार देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब नो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो मैंने क्रिएट नहीं किया है, या तो मैं ये क्रिएट कर दूं तो एक वे मिल जाएगा कि सर्विस लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, लेट्स से दिस वन। तो जो ये रेड लाइन जनरेट हो रही है यहाँ पे नहीं दिखेगी, मतलब यहाँ से जो अनकमेंट कर दें, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, इस तरह से। और अगर मैं इसको नहीं क्रिएट करता हूँ तो इंटरनली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है। अगर क्रिएट कर दिया तो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपको क्रिएट करना होगा फोर्सफुली। तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के बाद मैं एक कोई भी नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं दे रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न बड़ा सिंपल, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई सर्विस लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे उसके हैजर रिलेशन में जो भी प्रॉपर्टीज़ है, हैजर रिलेशन में इन द सेंस लेट्स से यार, हाँ हैजर रिलेशन में यहाँ पे बना तो दूँ मैं, यार ये तो बनाया नहीं, चलो समझ जाओगे आप, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ को सेट कर दें, मतलब ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा क्लास के लेवल पे, तो इसकी वैल्यूज़ को कोई सेट करें। तो यहाँ पे मतलब दिस डॉट व्हाट डेटा लेयर इक्वल टू डेटा लेयर, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ को सेट करें। तो इसको यहाँ से हटा दो, तो इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सेट हो तब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, अदरवाइज ना हो, ओके। तो यही चीज़ हम ऐड ऑटो वाइड के थ्रू कर रहे होते, लेकिन ये एक तरह का डिबेट है। डिबेट इसलिए है कि यार कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे जाने के लिए, हम इसके ऊपर डायरेक्टली ऑटो वाइड कर दें, यहाँ पे अगेन इसके मतलब यहाँ पे फर्दर ऑटो ऐड कर दें, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी भी वही बात हो गई कि ऐड ऑटो ऐड हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैज अ रिलेशन में, सबके ऊपर हम ऐड ऑटो ऐड कर देंगे, ऑटो वायरिंग, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हो, दिस वन, ये बार बार क्या कर रहा हूँ यार, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हो, कॉपी एंड कट एंड पेस्ट, ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन जो मेन रीज़न है गाइस यहाँ पे यूज़ करने का, वो है रीज़न ये फाइनल प्रॉपर्टी। जब यहाँ पे फाइनल बना लेते हो तो ऐड ऑटो ऐड इसके ऊपर आप यूज़ नहीं कर सकते हो गाइस। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट, कट। तो यहाँ पे ऐड ऑटो ऐड नहीं कर सकते हो। तो फाइनल वर्डिक्ट मैं तो नहीं कहूँगा, बट फाइनल यहाँ पे बात कहूँगा कि फाइनल वर्डिक्ट कोई नहीं है कि मतलब कि आप प्रॉपर्टी के लेवल पे करो या फिर कंस्ट्रक्टर के लेवल पे करो। कंस्ट्रक्टर के लेवल पे तब जाते हैं गाइस कि आपको लगे कि हमको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को
एक ही ऑब्जेक्ट बनने वाला है। बाय डिफॉल्ट इंटरनली सिंगलटन यूज़ करके ये क्रिएट होता है, ठीक है, सिंगलटन स्कोप का यूज़ करते हुए। तो सिंगलटन स्कोप को यूज़ करते हुए जब क्रिएट होता है तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट हुआ वो पर कंटेनर, और उस पर कंटेनर में मैं चाहता हूँ कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कोई बाद में फ्यूचर में उस पर्टिकुलर स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर जा करके मतलब उस पर्टिकुलर बीन के स्टेट को चेंज ना कर पाए। तो इम्यूटेबिलिटी को अचीव करने के लिए हम बेसिकली इस वे से जाते हैं गाइस, ठीक है। तो बेसिकली जब हम प्राइवेट फाइनल बना देते हैं इंस्टेंस टाइप के वेरिएबल को या फिर क्लास टाइप के डेटा टाइप को, क्लास टाइप के वेरिएबल को आई मीन, तब वहाँ पे हम इस तरह से ऑटो वायरिंग करते हैं। तो सिंपल एक ही आंसर है गाइस, आंसर बड़ा सिंपल है। ऐड ऑटो वायर्ड एनोटेशन हम ओवर द कंस्ट्रक्टर तब कर रहे होते हैं जब हमें लगे कि हमें हैज़र रिलेशन में जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ नल नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर उनकी वैल्यूज़ को उनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू नल होगी, मान लो किसी ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की, इमेजिन दैट कि यहाँ से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे, नल पास करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, मान लो ऑटो वायरिंग नहीं किया, इमेजिन दैट ऑटो वायरिंग नहीं किया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और ठीक है ऑब्जेक्ट नहीं किया, इसके अंदर नल पास करके मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, लेट्स से इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। बट गाइस जब यहाँ पे हम डेटा लेयर के थ्रू एक्सेस कर रहे होंगे तो रन टाइम पे आपको एरर देखने को मिलेगी। लेट्स से गेट डेटा, ठीक है, रन करके दिखा देता हूँ। तो मतलब आपने अगर कोडिंग की है, बहुत बड़ा कोड बन जाता है ना, तब वहाँ पे अगर इस तरह का अप्रोच फॉलो हो रहा होता है तो वहाँ पे आपको रन टाइम पे एक्सेप्शन मिलेगी, कंपाइलेशन टाइम पे नहीं मिलेगी, तब आप एरर ढूंढते फिरोगे। तो आई होप अब मैं आपको ये बात समझाने में शायद सक्सेस रहा या नहीं रहा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं था किसी एग्जाम्पल के साथ, तो इस वजह से शायद हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, बट स्टिल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझ रहे हो ना कि हम यहाँ पे नल डाल करके भी कॉल कर ले रहे हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे जब हम रन कर रहे हैं एप्लीकेशन तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही होगी इंटरनली, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट नहीं मिला और पेज हरा वाइट गुलाबी जो भी होना है हो गया यहाँ पे, जो कि एंड यूजर घबरा जाएगा कि भाई ये क्या एरर, एप्लीकेशन चलना बंद होगी। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई या तो आप जो मैनुअल अप्रोच किया जाता था वो असर्शन अप्रोच को फॉलो करते हुए, कैसे कि भाई यहाँ पे लेट्स से कि इफ़ डेटा लेयर इक्वल अगर नल है तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे थ्रो करके, ये एक असर्शन अप्रोच है, ठीक है, जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑटो वायरिंग में ऑटोमेटिकली चीज़ें हैंडल हो रही होती है तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। लेट्स से इलीगल स्टेटमेंट हम बोल लें, इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन बोल लें, या फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन, लेट्स से कि नल पॉइंटर हम भेज देते हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन समथिंग लाइक फेल्ड, कुछ भी यार, कुछ भी समथिंग, तो यहाँ से हम ये रिटर्न करा देंगे। तो इस तरह से भी हम फोर्सफुली जिसे असर्शन अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता है, कि अगर यहाँ पे अगर वो भेजेगा, नल भेजेगा तो उसको एरर मिलेगी भाई, लेकिन इसमें भी एरर क्या है, कंपाइलेशन टाइम पे नहीं मिलेगी, वही है रन टाइम पे कि ऑब्जेक्ट जब भी आप क्रिएट करोगे देखें कंपाइलेशन टाइम पे मिलती है, आई थिंक नहीं मिलेगी कंपाइलेशन, या यू विल गेट कंपाइलेशन टाइम नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ है गाइस। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे ये चीज़ हम असर्शन अप्रोच के थ्रू हम कर पा रहे होते हैं। तो या और वही चीज़ हम क्या कर पा रहे होते हैं, हम यहाँ से ऐड ऑटो वायर्ड और यहाँ पे जब फाइनल बनता है तो हम इम्यूटेबिलिटी अचीव कर पा रहे होते हैं। दिस इज ओनली द बेसिक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। मैं ये बोलूँगा, अगर मैंने अब तक जो कुछ डिस्कस किया है उसमें जो सबसे फाइनल अगर मैं आंसर करूँ एक वर्ड में, वो आंसर ये है कि यार जो हैज़र रिलेशन में क्लास टाइप के वेरिएबल्स हैं उनको इम्यूटेबिलिटी अचीव करने के लिए बेसिकली हम ऐड ऑटो वायर्ड एनोटेशन ओवर द कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे होते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन वही है कि आप मल्टीपल मान लो वेरिएबल्स है क्लास टाइप के, तो सब जगह ऐड ऑटो वायर्ड करोगे। इससे अच्छा एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, एक बार ऐड ऑटो वायर्ड एनोटेशन यूज़ कर लो, तो एक ये भी अनदर बेनिफिट मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात, स्प्रिंग 5 में क्या है कि आप अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन अप्लाई करना चाहते हो, देन यू डोंट नीड टू पुट ऐड ऑटो वायर्ड एनोटेशन ओवर द कंस्ट्रक्टर, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया। अभी भी क्या होगा गाइस, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मतलब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से
बीन को पिक करेगा और इसकी डिपेंडेंसी डेटा लेयर में इंजेक्ट कर देगा। या आपको नहीं यकीन है, चलिए अभी देखो यहाँ पे एट ऑटो वाइड नहीं यूज़ किया बट स्टिल डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगी। दिखा दूँ मैं, चलिए मैसेज चेंज करके दिखा देता हूँ। लेट्स, ठीक है, देख सकते हो कंट्रोलर है सिंपल सा, और यहाँ पे इसका अभी ऑब्जेक्ट मैं सर्विस लेयर से यहाँ से हटा दूँ अभी। अब मैं ऑटो वायर्ड के थ्रू जाऊँगा यार ऑब्वियसली, ठीक है। मेरे को समझाने के लिए ये सब किया बकवास आई थिंक, और उम्मीद करता हूँ कि बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं अगेन सर्विस, ठीक है, ओके। अब गाइस यहाँ पे देखो ये हैजर रिलेशन में इसको एट ऑटो वाइड यहाँ पे करना पड़ेगा, इम्यूटेबिलिटी अचीव होगी अगर फाइनल करोगे तो। अगर फाइनल, हाँ एक चीज़ और गाइस, अगर इस तरह से ऑटो वायरिंग कर रहे हो यार, ठीक है, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि अगर आपको एट ऑटो वाइड एक प्रॉपर्टी के लिए इस तरह से करना, वो भी फाइनल नहीं बनाया इस पर्टिकुलर क्लास टाइप को, इंस्टेंस वेरिएबल को, तो इससे अच्छा भैया ऑटो वाइड आप जो यहाँ पे ही कर दो फिर, ठीक है, यहाँ पे ही कर लो, ठीक है। लेकिन जब आपको इम्यूटेबिलिटी बनानी है देन यू हैव टू पुट द फाइनल कीवर्ड ऑल्सो, ठीक है। लेकिन गाइस अभी के लिए बहरहाल मैं बात कर रहा था कि स्प्रिंग 5 में आपको एट ऑटो वाइड एनोटेशन कभी यूज़ नहीं करना। अगर आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना है, बस आपको बस वो कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देना है, सिंपल। यहाँ पे डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएगी। चलिए करके दिखा देता हूँ। अगर रन कर दूँ गाइस कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, तो या अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली गाइस आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना है। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा सर्विस लेयर पे भी मैंने आई थिंक यहाँ पे भी हमें बीन बनानी होगी, डेटा रिपोजिटरी करना होगा, या ठीक है। सो नाउ मैनुअल तरीके से नहीं जा रहे हैं, अभी डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो रही है, ठीक है, हार्ड कोडेड नहीं कर रहे हैं हम कुछ भी, ओके। तो या आप देखोगे गाइस यहाँ पे एट ऑटो वाइड एनोटेशन का यूज़ नहीं किया, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं आता हूँ और रन करता हूँ तो गैस यहाँ पे देख सकते हो हेलो एवरीवन। और इवन गैस अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे मैजिक यही है कि यहाँ पे भी एट ऑटो वाइड नहीं यूज़ करना है, तो सिंपल सा गैस यहाँ पे क्या करो, वही बस कंस्ट्रक्टर बना दो, बस पैरामीटराइज जनरेट कर दो, राइट क्लिक करके जाना है जनरेट एंड कंस्ट्रक्टर विद प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। यहाँ पे भी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएगी। इवन यहाँ पे फाइनल नहीं बनाया है, ठीक है, फाइनल नहीं बना रहे तो फिर बेकार बात है। इससे अच्छा फिर ऑटो वाइड आप जो है सीधे फील्ड के लेवल पे करो, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू मत करो। कंस्ट्रक्टर के थ्रू तब करना है जब आपको इम्यूटेबिलिटी अचीव करनी है, राइट। तो अगेन गाइस यहाँ पे देखो आउटपुट रिमेन है, मतलब वही ये सेम है, ठीक है। तो मेक श्योर इसको फाइनल बना। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच आई कैन से दैट इन रियल टाइम एप्लीकेशन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आप मेरे से पूछोगे कि यार अंकित हम सेटर के थ्रू जाना चाहिए, तो डेफिनेटली यार देखो सेटर के थ्रू इतना रियल टाइम एप्लीकेशन में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, पहली चीज़। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं कंस्ट्रक्ट मतलब कि सिर्फ प्रॉपर्टी के लेवल पे डायरेक्ट ऑटो वाइड करना यहाँ पे ऊपर फील्ड के लेवल पे, और सेटर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो सेटर में सिर्फ इतना ही है यार कि लेट्स से कि मान लो व्हाट सर्विस लेयर में मैं बता देता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक सेटर है, जनरेट गेटर एंड सेटर वट एवर यू कैन से दैट, लेट्स से सेटर है, इमेजिन दैट कि अभी यहाँ पे वैसे कंस्ट्रक्टर बना दिया तो गेटर ही दिखा रहा है। लेट्स से हम सेटर इसको बना देते हैं वॉइड डेटा लेयर, ठीक है, डेटा लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वो डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो, दिस डेटा लेयर आई मीन इस तरह से इंजेक्ट कर सकते हो थ्रू द प्रॉपर यहाँ पे ऑटो वायरिंग करके, ठीक है, ऑटो वायर्ड करके। यहाँ पे ऑटो वायर्ड करने का बेनिफिट क्या होगा मैं बताना चाहूँगा। बेनिफिट कुछ नहीं, सिर्फ एक ही अंतर देखने को मिलेगा कि फर्दर आप जो है यहाँ पे कोई लॉजिक लिख सकते हो, यू कैन राइट सम लॉजिक हियर, यू कैन राइट सम लॉजिक्स हियर लाइक दैट, और कोई बेनिफिट नहीं है। और वो तो कंस्ट्रक्टर के लेवल भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखो दिस इज नॉट अ बेस्ट अप्रोच इन एनी टाइप इन एनी सिचुएशन, क्योंकि देखो यार सेटर है तो सिर्फ सेटर का काम कराओ, उसके अंदर लॉजिक नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसलिए ये अवॉइड करना है, तो ये बस एक अंतर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप गाइस आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट बातें समझ में आ गई होंगी। और दूसरी बात आपको ये भी पता चल गया होगा कि एड ऑटो वायर्ड एनोटेशन इवन ऑप्शनल होता है जब आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हो, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू तब जाते हैं जब हमें लगता है कि इम्यूटेबिलिटी हमें अचीव करनी, क्योंकि स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिंगलटन स्कोप के साथ वो क्रिएट तो होता है। इसका मतलब वो नहीं कि प्योर सिंगलटन है, क्योंकि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न में डिफरेंट होता है और यहाँ का सिंगलटन स्कोप डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसके स्टेट्स को हम इवन अभी भी स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने जब यहाँ पे ऑटो वायर्ड कर दिया तो उसकी
स्टेट को हम नहीं चेंज कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा गाइस, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, लाइक देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।